हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। देखिए, आज मैं अपने इस टेंस के सीरीज में पार्ट 6 लेकर आया हूँ। ठीक है, इससे पहले पार्ट 5 तक आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा, समझा भी और मुझे बहुत एनकरेज भी किया था। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, यहाँ पे आज जो टॉपिक है वो हम लोग के सामने सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट है ना। दो नाम है इसके, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं इसे। क्या होता है, हमने प्रेजेंट टेंस का चारों प्रकार कर लिया था, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज ये पास्ट टेंस का प्रथम पार्ट है। पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट का था उसी तरह से फ्यूचर का भी होगा। कुल मिलाकर 12 है ना। तो ये पास्ट टेंस का जो प्रथम है ये 1 नंबर है, सिंपल पास्ट। इसके बाद फिर पास्ट कंटिन्यूअस होंगे, सो ऑन। ओके, तो इतना याद रखिएगा, ये इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, प्रयोग होने वाला टेंस है। इसीलिए इसकी जरूरत को समझते हुए, इसके उपयोग को देखते हुए आपको इस टेंस का नॉलेज 100% होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से बारीकी से समझिएगा इसको। हालांकि कुछ यहाँ पर 90% बातें जो है सो जो इसके पहले वाले आपने 5 वीडियो में देखा था वही है, लेकिन जो इसमें भिन्नताएं हैं, इसमें क्या इसके अपना क्या गुण है जिससे वो अन्य टेंसों से अलग है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलते हुए डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, देखिए असल में क्या है, मैंने पहचान लिख रखा है। सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल, यह देख रहे हैं आप, भूतकाल, कोई कार्य भूतकाल यानी कि पास्ट में घटित हुआ हो, या पास्ट में घटित हुआ था, या समाप्त हुआ था, या संपन्न हुआ था। एक ही बात है, घटित हुआ था, समाप्त हुआ था या संपन्न बात हुआ था, ओवरऑल एक ही है, सबका मतलब है ना। तो जो भी अगर आपको लगे ये कार्य जो है सो अतीत में हो गया था, एक समय, किसी समय पे, एक अतीत में एक निश्चित समय पे काम हो गया था, कंप्लीट हो गया था, प्रेजेंट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अतीत हो गया, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के अंदर रखेंगे। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा ट्रिक्स के द्वारा देखेंगे, अगर थोड़ा सा वाक्य के अंत में इसमें या, ई, ये, या था, ई थी, ये थे आएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, या के साथ था हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए राम स्कूल गया, तो राम स्कूल गया ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर मैं कहूंगा राम स्कूल गया था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। यानी कि राम स्कूल गया, लास्ट में क्या आ गया, या। ये देखिए मैं यहां लिख रखा हूं या। अगर मैं बोलूं राम स्कूल गया था, लास्ट में क्या आ गया, या था। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है या था। यानी कि केवल या रहने से भी वो सिंपल पास्ट होगा और या था होने से भी सिंपल पास्ट ही होगा। आई बात समझ में, परिचय समझ में आ गया, पहचान समझ गए आप लोग। यानी कि इसका मूल बात जो है सो आप यूं समझ लीजिए कि अगर कोई काम पास्ट में संपूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अब प्रेजेंट में उसके साथ कोई संपर्क नहीं है, वो हो गया सिंपल पास्ट। ओके, अब पहले की तरह इस टेंस के भी 3 सेंटेंस करेंगे हम लोग, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके, अफर्मेटिव का रूल क्या है देख लीजिए, सब्जेक्ट, भी टू एंड ऑब्जेक्ट। देखिए अभी तक आपने सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 का इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया, वर्ब 1 के साथ आईएनजी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट क्या देखा आपने, वर्ब 3 का इस्तेमाल किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। इस तरह से आप वर्ब 1, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ एस या ईएस, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म आपने सबका इस्तेमाल कर लिया। केवल क्या बचा हुआ था, वर्ब का दूसरा रूप यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका इस्तेमाल आपने नहीं किया था। अभी देखिए सिंपल पास्ट में वर्ब टू का इस्तेमाल होता है और कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कहीं भी अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म देखेंगे, आपको समझना चाहिए ये वाक्य जो है सो सिंपल पास्ट का है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, आप वर्ब टू तो आप लोगों ने याद कर रखा है,
है ना। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, ये वर्ब 1, वर्ब 2 एंड वर्ब 3। वर्ब 1 समझते हैं ना, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे कि वर्ब 1 क्या हो गया, गो, वर्ब 2 इसका वेंट एंड देन गन, गो एंड गन। उसी तरह से ईट, एट एंड देन ईटन, है ना। उसी तरह से मान लीजिए BATHE, बैथ, इसको बात नहीं कीजिएगा, बैथ। BATH बात का मतलब स्नान, और BATH बैथ का मतलब स्नान करना। केवल स्नान का मतलब होता है वो नाउन है, और ये हो गया स्नान करना। जब भी किसी काम के करने का बोध हो तो वही तो वर्ब होगा। मैं कहूंगा मैं स्नान, क्या कोई काम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर मैं कहूं मैं स्नान, मैंने स्नान किया था, तो मैंने काम किया, तो ये स्नान करना एक वर्ब के रूप में होगा। ओके, केवल स्नान एक नाउन है, एक क्रिया का नाम है, और नाम का मतलब तो नाउन होता है। तो खैर ये नाउन की बातें हैं। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच जब करेंगे हम लोग, उसमें किस तरह से एक नाउन को वर्ब बनाया जाए, एडजेक्टिव बनाया जाए, एडवर्ब बनाया जाए, है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे किया जाता है, इसको आप बहुत बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले आप इसका बेसिक को समझिए, जितना जल्दी हो सके आप टेंस को कंप्लीट कीजिए, फिर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एकदम अच्छी तरह से उसको एक्सरे करके, सोनोग्राफी करके, पोस्टमार्टम करके, जिसे कहेगा मैं चीर पार कर उसको समझाऊंगा। जो भी चीजें आपको लगता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल है, मैं हर एक चीज को पकड़ूंगा जिसे आप लोग भागते हैं, है ना। हर एक चीज को निचोड़ कर मैं आपके हथेली पर रख दूंगा, बिल्कुल उसके लिए चिंता मत। मैं एकदम सीक्वेंस से जा रहा हूं, पहले टेंस खत्म हो जाएगी क्योंकि इसका जानना बहुत जरूरी था। हाँ, इसलिए पहले मैं ये कर दूं, इसके बाद उधर आप सीखते रहिए, इधर इस्तेमाल करते रहिए। ओके, चलिए बस थोड़ा धैर्य रखिए। तो BATHE ये वर्ब है, ये इसका उच्चारण करेंगे हम लोग बैथ। बैथ का मतलब होता है स्नान करना, बैथ, और वो होता है बाथ। इसका अगर भाव टू देखा जाए तो BATHED, बैथ, BATHED, बैथ। ठीक है, दोनों एक ही है। इस तरह से बहुत हैं। ऐसे आना का इंग्लिश होता है कम, वर्ब फॉर्म हो गया कैम, केवल ओ की जगह ए आ गया। फिर वर्ब थर्ड में एक कम, कम एक ही है, कैम आ गया, है ना। जैसे और कुछ, जैसे मान लीजिए कॉल, कॉल का मतलब बुलाना होता है, कॉल्ड पास्ट फॉर्म में आ गया, कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये भी समझ में आपको आ गया। और कुछ नया वर्ड मिला, स्लीप, इसका भाग 2 स्लेप्ट और भाग 3 भी स्लेप्ट ही होता है ना। ओके, फिलहाल मैं इतना लिख दिया, मैं इस पे चर्चा करूंगा फिर कभी, ठीक है। देखिए, तो एफर्मेटिव का रूल आप समझिए। सबसे पहले एफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। आप यहां पे देख सकते हैं क्या कोई सहायक क्रिया है, एनी एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है? बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। याद कीजिए, रिवाइंड कीजिए, पास्ट में जाइए और देखिए ऐसा कौन सा टेंस था जिसमें एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। क्या था बताइए, कौन सा टेंस था? यस, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव रूल में सब्जेक्ट था और वर्ब वन था और ऑब्जेक्ट था। अर्थात दोनों में क्या अंतर है? तो सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव रूल सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव रूल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। बस यही अंतर है। ओके, चलिए, तो सब्जेक्ट के बारे में आप जान चुके हैं, वर्ब मतलब काम और जो मतलब पता है ना, कर्म। तो पहले सबसे पहले क्या खोजना है यहाँ पे, मैं कल दिल्ली गया था। आप देख सकते हैं मैं कल दिल्ली गया था, है ना। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हो गया मैं का इंग्लिश आई। वर्ब टू, वर्ब कौन है इसमें? गया था,
गया का इंग्लिश मतलब जाना का इंग्लिश बताइए। जाना का इंग्लिश गो होता है। खोजिए यहाँ पे, कहाँ पे ये गो मतलब जाना, वेंट का मतलब ही जाना, गन का मतलब, आप तीनों का मतलब जाना ही समझिए। टेंस के अनुसार इसका मतलब क्लियर होगा, ठीक है। तो गो, वेंट, गन। अभी यहाँ पे क्या आ गया, गया था। सब्जेक्ट वर्ब टू। वर्ब टू क्या है, ये तीनों ही तो जाना है, लेकिन यहाँ पर डिमांड किसका हो रहा है, वर्ब टू का। तो तीनों का मतलब जाना ही पकड़ लीजिए। मतलब जाना, गया था, जा चुका था, एक तो मतलब होता है। टेंस का अनुसार उसका मतलब सहायक क्रिया से उसका मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके अनुसार उसका मतलब खुद पे खुद ढल जाता है। तो वेंट मतलब गया था, लिख दिया, ठीक है। आप अगर गो भी लिखोगे तो इसका मतलब ही जाना था भी होगा, लेकिन कब, जब इसके साथ सहायक क्रिया जुड़ेगा तब मैं बताऊंगा आपको। तो आई वेंट, अब क्या है रूल में देखिए, वर्ब टू हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैं कल दिल्ली गया था, तो दिल्ली जाने की बात हुई थी। जब कहीं जाते हो तो क्या यूज करते हो, टू। आई वेंट टू, DELHI, आई वेंट टू दिल्ली। कल मतलब जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे। समझ में आई बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ब टू को याद रखिएगा, उसने मुझे बुलाया। यहां पर देखिए, यहां पर क्या था, या था, या था। यहां पर केवल या है, था तो है नहीं। मैंने रूल बताया था आपको, या तो केवल या हो सकता है या फिर या था, दोनों चीज, दोनों ही पास्ट को ही बताता है। तो उसने मुझे बुलाया, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसने ही बुलाया, वर्ब। देखिए यहाँ पे कॉल, लेकिन वो एफर्मेटिव है तो वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे, कॉल्ड हो जाएगा। तो ही कॉल्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, यानी कि मी, ही कॉल्ड मी। राम ने एक सेव खाया था, राम ने एक सेव खाया था। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम। तो हमने राम लिख दिया, है ना। मैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसके पहले 4 वीडियो में मैंने केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में ही जो कहना था कह चुका हूं, है ना। बार बार एक ही चीज रिपीट करने से क्या फायदा है। आप उस वीडियो को फिर से 2 बार 3 बार देखिए, बस आपके हाथों में है। राम ने एक सेव खाया था, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए वर्ब क्या है, खाना। खाना का इंग्लिश क्या होता है भाई, ईट। इसका वर्ब टू क्या होता है, एट, ATE, ये है ईट, एट, ईटेन। तो हमको वर्ब टू चाहिए। तो राम एट एक सेव, एन एप्पल। यहां पे पता है आपको एन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एप्पल का ए क्या है, भावेल है ना। इसका उच्चारण भावेल की तरह हो रहा है। भावेल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल एन और द का इस्तेमाल। ये मैंने मेरा वीडियो का फर्स्ट जो प्रथम है, फर्स्ट वीडियो जो था उससे मैंने आर्टिकल पढ़ा चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। राम एट एन एप्पल, वे लोग फुटबॉल खेलने गए थे। सब्जेक्ट क्या है इसमें भाई, वे लोग, दे। देखिए यहाँ पर 2 काम हो रहा है, एक है खेलना, एक है जाना। खेलने गए थे, गए मतलब जाना। तो पहले कौन सा काम हुआ होगा, पहले खेले होंगे या गए होंगे, जी पहले गया होगा, इसके बाद खेला होगा। तो मैंने क्या कहा था, जो काम पहले होगा उसको पहले लिखेंगे, इसके बाद टू देकर दूसरे वर्ब को लिखेंगे, हैं। और टू के बाद जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा वर्ब 1 होगा, वो हमेशा ये वाला वर्ब 1 होगा, प्रेजेंट फॉर्म में होगा, वो किसी भी टेंस में क्यों ना हो, हमेशा टू के बाद वर्ब 1 बैठता है, ठीक है। इस टू को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। ये अलग टॉपिक है, एक अलग ग्रामर है, इसमें नहीं आएगा, बाद में समझेंगे इसको। तो दे फुटबॉल खेलने गए थे, यानी जाना। जाना के इंग्लिश क्या था, गो। वर्ब टू क्या होगा, वेंट। दे वेंट हो गया। खेलना, अब एक और है खेलना, तो यहां पर टू लगाइए। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। क्या मैं यहां पर प्लेट कर दूं, क्या यहां पर प्लेट कर दूं वर्ब टू, नहीं। रूल में सब्जेक्ट वर्ब टू बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि जितना वर्ब आएगा सबको वर्ब टू करना, नहीं। वाक्य में 2 3 जो भी काम हो, तो वे लोग जो है, सब्जेक्ट जो है यहाँ पर 2 काम कर रहा है,
एक है जाने का काम, एक खेलने का काम। इन दोनों में प्रथम काम कौन सा किया होगा? जो काम पहले किया गया है उसी को वर्ब टू करना है। तो प्रथम काम हो गया जाने का काम, तो इसका वेंट कर दिया। टू देकर फिर दूसरा काम खेलना था, टू देकर वर्ब प्ले, वर्ब वन। टू के बाद वर्ब वन हमेशा बैठेगा। ओके, सो क्या हुआ यहाँ पे? ये टू था, ठीक है। They went to play what? Football. ठीक है, They went to play football. आई बात समझ में? चलिए एफर्मेटिव समझ में आ गया। क्या सीखे एफर्मेटिव में? सब्जेक्ट, वर्ब टू, ऑब्जेक्ट, है ना। अभी पहले से इजियर लग रहा है ना, क्योंकि इससे पहले आपने 4 टेंस को सीख रखा है, समझ चुका है, इसलिए आपको ये स्मूथली अब इससे अब निकल लेंगे आप। ओके, अब आते हैं नेगेटिव में। देखिए नेगेटिव में क्या है? कुछ भी नहीं है नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब नावाचक, मतलब काम का नहीं होना। इसमें एफर्मेटिव काम का होना, इसमें काम का नहीं होना। नहीं के लिए नोट का इस्तेमाल करेंगे। नहीं के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? नोट का। और आपको पता है कि नोट कभी भी अकेला नहीं बैठता, उसमें उस टेंस का सहायक क्रिया होना ही है ना। विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पर देखिए क्या एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब था? नहीं था, सब्जेक्ट, वर्ब टू, ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव में लाना होगा। तो इसका नेगेटिव में क्या होता है? डिड, इसका सहायक क्रिया। ठीक है, तो याद रहेगा, सिंपल पास्ट बोलिए या फिर पास्ट इंडेफिनिट बोलिए, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया डिड होता है। फिर पहले आते हैं हम लोग, पास्ट में आते हैं अपने। सिंपल प्रेजेंट का सहायक क्रिया क्या था? डू या डज था। तो उसी डू का ही पास्ट तो डिड होता है ना, क्योंकि पास्ट टेंस है। प्रेजेंट में डू था तो पास्ट में डिड होगा। ओके, समझने वाली बात है, धीरे धीरे समझ जाएंगे आप। ओके, तो सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या लोचा है यहाँ पे। अभी अभी मैंने एफर्मेटिव किया, वहां पे वर्ब टू का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही डिड का एंट्री होता है, अर्थात इस टेंस का सहायक क्रिया आता है, तो तुरंत वर्ब आपका वन हो जाता है। अब बोले क्यों ऐसा? अरे भाई, अभी मैंने कहा कोई भी वर्ब फॉर्म में, वर्ब टू के फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में एक ही रहेगा। मैंने जो यहाँ पर डिड का इस्तेमाल किया, ये भी तो एक सेकंड फॉर्म ही है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डू, जो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में लगा था। अब यहाँ पर वर्ब टू का डिमांड किया जा रहा है, तो वर्ब टू ही तो है ये, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब डू का मतलब क्या होता है? किसी काम को करना। यहाँ पर डिड का मतलब कोई काम किया था, ऐसा नहीं है। डिड सेकंड फॉर्म में है और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर है। इसका कोई अर्थ नहीं होता, बस ये हेल्प करेगा, जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब करते आए हैं। ओके, आई बात समझ में? तो क्योंकि डिड खुद ही सेकंड फॉर्म में है, इसलिए इसके बाद जो वर्ब उपयोग किया जाएगा वो वर्ब वन हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक दो काम था, यहाँ पे गया था और खेला था। तो गया क्या लगे? वर्ब टू लगाना, वेंट। इसके बाद जो वर्ब आया टू के बाद, वो ऑटोमेटिक वर्ब वन हो गया। इसी तरह से ये सहायक क्रिया खुद एक पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म में है। इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो वर्ब वन होगा। क्लियर? ओके, यानी कि बस इतना समझ लीजिए, जो सिंपल पास्ट टेंस में सहायक क्रिया डिड के बाद वर्ब वन का इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए, मैं कल दिल्ली नहीं गया था। यहां पर था मैं कल दिल्ली गया था, यहां पर कल मैं दिल्ली नहीं गया था, बस एक ही चीज है। तो सब्जेक्ट है आई। अब डिड नॉट, क्योंकि डिड देंगे तो ही आपका नोट बैठेगा। आई डिड नॉट, वर्ब वन क्या था? यहाँ पर गया था। गया था, यहाँ पर गया का इंग्लिश क्या लिखे थे? वेंट। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? गो, क्योंकि रूल में कहा है वर्ब वन, यहाँ पे रूल में कहा था वर्ब टू। क्योंकि यहाँ पे डिड नहीं था, आपने यहाँ पर डिड का इस्तेमाल कर दिया पहले ही वर्ब टू आ चुका है, इसलिए वर्ब वन। इसके रहस्य को समझिए। ओके, आई डिड नॉट गो टू, कहा? दिल्ली है ना। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, DELHI, दिल्ली। कब गए? यस्टरडे, YES हो गया। ओके, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। आई बात समझ में? देखिए, ऐसे तो गो का मतलब जाना होता है,
लेकिन यहाँ पर क्या था, गया था। तो मैंने आपको कहा था ना कि तीनों का मतलब भी आप जाना ही समझो। तो प्रथम वाक्य में देखिए गया था का मतलब क्या था, वेंट दिया था, ठीक है, वेंट का मतलब गया था हुआ, पास्ट है। तो यहां भी तो गया था, तो यहाँ पर गो का मतलब फिर गया कैसे हो गया, है ना। तो मैंने क्या बोला, टेंस में अब किसी भी वर्ड को, वर्ब को जब रखते हो तो टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर में जाके वो खुद अपना मीनिंग एक प्रकार से वो ढल जाता है, ठीक है, अपने टेंस के अनुसार वो मीनिंग दे देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि डीड आ गया, तो डीड और गो, ये डीड का मतलब ये पास्ट फॉर्म में है, गो मतलब जाना, इससे दोनों मिलकर क्या बना दिए, गया था, पास्ट में आ गया। आई बात समझ। चलिए, तुम कल नहीं नहाए थे, तुम कल नहीं नहाए थे, देखिए नहीं मतलब तो नेट नोट देना, यू नहीं नहाए थे यानी कि डिड नॉट, यू डिड नॉट। आई बात समझ में, यू डिड नॉट। नहाना का इंग्लिश क्या होता है भाई, नहाना मतलब ये वर्ब है, काम है ना। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा था मैंने, BATHE, बैथ, भाव टू होता है बैथ, बैथ। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डिड पहले आ चुका है तो वर्ब वन का इस्तेमाल होगा। तो यू डिड नॉट बैथ हो गया, कहा, नदी में है क्या, कल, यू डिड नॉट बैथ यस्टरडे, ठीक है। तुम कल नहीं नहाए थे, आप कल नहीं नहाए थे, चलिए हो गया। हमने आम नहीं खरीदे थे, हमने मतलब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट। इसके बाद खरीदने का इंग्लिश क्या होता है, BUY, बाई, बाई का मतलब खरीदना। ये देखिए यहाँ पे BUY, बाई मतलब खरीदना, इसका पास्ट वर्ब टू होता है BOUGHT, है ना, बॉट। इसका फिर थर्ड फॉर्म क्या होता है, वही जो वर्ब टू होता है ना, बाई, बॉट, बॉट। तो यहाँ पर डिड के बाद इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए वर्ब का पहला फॉर्म होगा, ठीक है। वी डिड नॉट बाय क्या, आम, मैंगोज। क्यों मैंगोज, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर जो नाउन आएगा ऑब्जेक्ट, इसको भी हम क्या करेंगे, प्लूरल कर देंगे। अगर हम लिखते कि हमने एक आम नहीं खरीदा, एक का बात होता तो हम यहाँ पर ए मैंगो लिख सकते थे, लेकिन जब मैंगो है इसको प्लूरल में रखिए, वी डिड नॉट बाय मैंगोज। ओके, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आपने एफर्मेटिव का रूल समझा, नेगेटिव का रूल समझा। ओके, अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से भी आप परिचित हैं। इंट्रोगेटिव में मैंने दो प्रकार का वाक्य कहा था, एक का उत्तर यस या नो में होगा, एक का उत्तर यस या नो में नहीं होगा। तो जो वाक्य, हिंदी का वाक्य अगर क्या से शुरू हो, देखिए मैं बगल में लिख रखा है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जो क्या से शुरू होंगे उसका उत्तर ही यस या नो में होगा, और उस क्या के लिए हम व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप मेरे चारों वीडियो में मैंने एक ही बात कहा है। अब फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका पूरा डिटेल्स कहा था, जो लंबा वीडियो था, उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को अवश्य देखिए। उसको देखने के बाद ये तो कुछ नहीं है, हलवा हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन 3-4 छोड़कर अचानक अगर इसमें आओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, इसलिए फर्स्ट से देखिए, शुरू से ही शुरुआत करनी चाहिए। ओके, सो देखिए यहाँ पर वाक्य के प्रथम में क्या लगा हुआ है। तो जब भी आप क्या पहले देख लीजिए, बस आपके मन में चलना चाहिए कि सबका इंग्लिश लिखेंगे, इस क्या का इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के पहले है, क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है, क्योंकि इसका उत्तर यस या नो में हो रहा है। क्या तुम आगरा गए थे, अगर गए थे तो बोलेंगे यस, नहीं गए तो नहीं बोलेंगे, यानी इसका उत्तर क्या हो रहा है, यस या नो में हो रहा है, किसी एक को होगा। ओके, तो भैया रूल क्या है, पहले डीड देना है। मैंने कहा था कोई भी टेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले ही लिखना होगा। आप यहाँ पर देख लो, सब्जेक्ट के बाद डीड लिखे थे क्योंकि ये नेगेटिव था, जब इंट्रोगेटिव हुआ तो यही डीड सब्जेक्ट के पहले आ गया। ओके, तो डीड सब्जेक्ट क्या है, फिर तुम यानी कि यू, डिड यू। वर्ब क्या है, क्या तुम आगरा गए थे, जाना, क्या बैठेगा, गए थे का इंग्लिश क्या होगा, गो, वेंट या गन।
ऑफकोर्स गो का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले डिड लिख रखा है। मैंने क्या बोला, जब भी आप सिंपल पास्ट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करोगे तो आपको सहायक क्रिया डिड का इस्तेमाल करना होगा। अब एक बार जब डिड आपने इस्तेमाल कर दिया अर्थात वर्ब टू तो ये ले चुका, तो अब की बार इसके बाद जो वर्ब बैठेगा मेन वर्ब वो वर्ब वन में होगा, है ना। तो डिड के बाद हमेशा वर्ब वन ही आता है। सो डिड यू गो टू आगरा? डिड यू गो टू आगरा? क्या आप आगरा गए थे? क्या तुम आगरा गए थे? क्वेश्चन मार्क। डिड यू गो टू आगरा? आई बात समझ में? देखिए तुम का इंग्लिश यू, आगरा का इंग्लिश आगरा, गए थे का इंग्लिश गो टू, सब लिख दिया मैंने, लेकिन क्या का इंग्लिश मैंने वाट नहीं लिखा, क्योंकि इस क्या का आंसर यस या नो में हो रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए इस क्या के लिए केवल हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। यही डिड जो है सो वाट का काम करेगा, हमेशा से करता आया है, आगे भी करेगा। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा वाक्य, फिर क्या से शुरू हुआ है, अब फिर एक ही बात है, फिर यहाँ पर मैं क्या के लिए वाट नहीं लिखने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि क्या से शुरू हुआ है। इसका उत्तर हाँ ना में ही होगा। देखिए अब, क्या यह लड़का यहाँ सोया था? अगर सोया था तो हाँ बोलेंगे यस, नहीं तो नहीं, नो बोलेंगे। तो इस तरह से हमने समझ गया, क्या समझे, कि जो भी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है उस क्या के लिए आप केवल हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वाट नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब एक ही था, डिड, बिना किसी को बोले हुए लिख डालिए, डिड हो गया, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यह लड़का, डिड दिस बॉय, डिड दिस बॉय, है ना, डिड दिस बॉय। अब क्या है, वर्ब वन, सोना, सोना इंग्लिश क्या होता है? सोना मतलब गोल्ड नहीं भाई, ये सोना मतलब नींद, है ना। डिड दिस बॉय स्लीप, स्लीप हो गया। यहाँ, यहाँ का इंग्लिश क्या होगा, हियर, क्वेश्चन मार्क। डिड दिस बॉय स्लीप हियर? आंसर होगा यस, अगर नहीं तो नो। ओके, चलिए समझ में आ गया। अब आते हैं रूल नंबर 2 में, ये भी है वही, देखिए कितना इजी है, आप देखिए। तो अब की बात WH, क्यों WH? ये जो था डीड से, क्या से या डीड से जो मैंने रूल बताया था, ये था यस या नो के लिए। अब की बात WH वर्ड से बनेगा, इसका उत्तर कभी भी यस या नो में नहीं होने वाला है। ओके, आप देख सकते हैं, राम ने कल क्या खाया था? देखिए यहां भी क्या से वाक्य शुरू हुआ है, यहां पर वाक्य क्या से शुरू हुआ है, अर्थात सब्जेक्ट के पहले क्या लगा हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए राम ने कल क्या खाया था, यहां पर क्या बीच में आया है, अर्थात सब्जेक्ट के बाद में आया है। सब्जेक्ट के बाद कहीं भी आए, सब्जेक्ट के बाद जब भी क्या आएगा उसका, उस क्या का इंग्लिश वाट लिखना होगा, लेकिन सब्जेक्ट के पहले जब क्या आएगा तो उसका वाट नहीं लिखना होगा, केवल सहायक क्रिया देंगे। आई बात समझ में? तो इसका वाट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर जो है सो यस या नो में नहीं आएगा। आप समझ लीजिए ना, राम ने कल क्या खाया था, अब उत्तर क्या दोगे, यस, नो बोलोगे। तुम कल कहां गए थे, क्या बोलोगे, यस, नो, नहीं बोलोगे। तो फिर उसका उत्तर हमें डिटेल्स में देना पड़ेगा। तो जिस प्रश्न का उत्तर कभी यस या नो में नहीं होता उसको हम लोग WH वर्ड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या से हो रहा है, WH वर्ड क्या, वाट दे दिए, इसके बाद डीड देना है, तो पता ही आपको। सब्जेक्ट क्या है, राम, वाट डिड राम, वर्ब क्या है, खाया, ईट देंगे। हालांकि ईट का वर्ब टू क्या होता है, एट होता है, लेकिन हम लोग एट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डीड का इस्तेमाल हो चुका है, तो डीड यानी ऑलरेडी वर्ब टू आ चुका है, तो डीड के बाद हमसे वर्ब वन होता है। सो व्हाट डिड राम ईट कल, कल का इंग्लिश यस्टरडे एंड देन क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड राम ईट यस्टरडे। चलिए समझ में आ गया। अब इधर आइए, तुमने रमेश को क्यों नहीं बुलाया था, तुमने रमेश को, पहले देखिए ये क्या इंट्रोगेटिव है या नहीं, तुमने रमेश को क्यों, हाँ क्यों है, क्यों से प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि क्यों को ही हम लोग WH वर्ड बनाएंगे, है ना। अच्छा एक बात और देखिए,
क्यों नहीं, यहाँ पर नहीं भी आ गया, अर्थात WH भी है और नेगेटिव भी है, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का एक समन्वय हो, सम्मिलित रूप हो, उसको हम लोग इंट्रोनेगेटिव कहते हैं। और कोई बात बड़ी बात नहीं है, नेगेटिव के लिए आपको नोट देना है, ऑब्वियसली नोट दीजिए, ठीक है, बस हो गया। जो रूल है चलेंगे। देखिए, इसके लिए कुछ अलग से रूल सीखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई। वाई, WH के बाद क्या देना था, डिड, मैंने डिड लिख दिया, ओके। अब देखिए, क्योंकि यहां पर नहीं है तो नोट का इस्तेमाल आपने नेगेटिव में क्या सीख रखा था, डिड के तुरंत बाद नोट लगता है। मैंने पहले भी कहा था नोट हमेशा सहायक क्रिया के बाद लगता है ना, सहायक क्रिया के बाद। अब आप चाहे तो डिड के बाद यहीं पे नोट लिख सकते हैं, वाई डिड नोट, ये भी सही है, या फिर सब्जेक्ट देने के बाद भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, डिड के बाद ही तो हुआ वो भी, है ना। तो मैं देखिए, वाई डिड सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुमने रमेश को क्यों नहीं बुलाया। यहाँ पर तुमने और रमेश दो आदमी है, काम कौन कर रहा है, ये बुलाने का काम किसको करना था, तुमने रमेश को, तुमने। अगर मैं प्रश्न पूछूं कौन रमेश को नहीं बुलाया, उत्तर क्या होगा, तुमने। तो कौन से प्रश्न करने के बाद, अब जब कौन शब्द से प्रश्न करते हो उसका जो उत्तर आता है वही सब्जेक्ट है ना, ये पहले भी बता चुका हूं। तो ये यू है, तो व्हाई डिड यू। अब अगर नोट है तो यहाँ पर नोट दे दीजिए, ये सुनने में भी अच्छा लगेगा। व्हाई डिड यू नोट, या फिर व्हाई डिडंट यू, व्हाई डिड नॉट यू, एक ही सही बात। ये नोट को आप डिड के बाद भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे कि सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं लिख सकते हैं, दोनों ही हालात में ये सही है, दोनों ही स्थिति में सही है। व्हाई डिड यू नोट, अब वर्ब का इस्तेमाल क्या करोगे आप, क्या है, बुलाना। कॉल का इस्तेमाल करेंगे भाई, क्योंकि डिड लग चुका है, वर्ब बन बैठेगा। व्हाई डिड यू नॉट कॉल, क्या है, रमेश बाबू, ओके। व्हाई डिड यू नॉट कॉल रमेश। और कुछ है क्या, कल परसों तुमने रमेश को क्यों नहीं बुलाया था, व्हाई डिड यू नॉट कॉल रमेश। आई बात समझ में। तो आशा करता हूं मेरा ये चेष्टा काफी हद तक आप लोगों को काम आएगा। तो मैं एक बार और शॉर्ट समझा दूं, तो ये सिंपल पास्ट है, इसमें किन वाक्यों करेंगे, जो जिस वाक्यों से पता चले कि उसका कार्य जो है सो पास्ट में संपूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है, प्रेजेंट में उसका कोई लेना देना नहीं है, वहां पे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे एफर्मेटिव के लिए, और नेगेटिव में डीड आ जाएगा, डीड के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव तो दो प्रकार का है कि डीड से और WH वर्ड से, है ना। बस एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले के 3-4 जो वीडियो है मेरे, वो जरूर देखिए, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है। वरना अगर स्टार्टिंग में अगर यहाँ से करते हैं तो कुछ दिक्कतें आएगी, हाँ, ओके, ठीक है। मैं फिर पार्ट 7 लेकर आता हूँ, इसके जो बाद दो वाली टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि मेरा टारगेट है जल्दी से इसको कंप्लीट करूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड कमेंट आने लगा है कि सर कुछ हायर जो एजुकेशन है, हायर जो इंग्लिश ग्रामर है, उनको सिखाने की बातें चल रही है, तो मैं जल्दी से कंप्लीट करूं तो मैं इसको सिखा पाऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा, तब तक बने रहिए और इसको पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।